Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, today we will discuss the types of doping in sports. Welcome to my YouTube channel Physical Education with Zahid. Today we discuss the various types of doping. Doping remains a significant issue in athletics, raising concerns about fairness, ethics, and health of athletes. Today, we will explore the different types of doping, their effects, detection, methods, and ongoing efforts to combat this problem. आज की इस वीडियो के अंदर हम डोपिंग क्या है और वाडा जो एंटी डोपिंग एक एजेंसी बनाई गई थी उसका क्या कब अमल में आया, डोपिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस तरीकाकार से इस डोपिंग को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं और फिर इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है और डोपिंग का टेस्ट किस का लिया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है कि खिलाड़ी ने डोपिंग की है या नहीं की है, इसके खेल पर क्या असरात हैं और इन तमाम चीज़ों का हम इस वीडियो के अंदर अहाता करेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज एंड न्यू जॉब्स वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। डिफाइनिंग डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आर मेथड्स टू एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली। यानी डोपिंग से मुराद ये है कि कोई ममनुआ प्रोहिबिटेड ममनुआ सब्सटेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, किसी ड्रग्स का, जिसको खेलों की जो बॉडी है, जिस तरह ओलंपिक्स है और हर मुल्क की एक खेलों की बॉडी है जो इसकी लिस्ट जारी करती है और ख़ास तौर पर ओलंपिक्स के अंदर या एथलेटिक इवेंट्स के अंदर इनकी बाकायदा लिस्ट जारी की जाती है कि ये चीज़ें जो हैं, ये सब्सटेंस जो हैं, ये ड्रग्स हैं, ये डोपिंग के अंडर आती हैं। तो उनका इस्तेमाल किस काम के लिए खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मसनूई तौर पर इन सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं। इट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले एंड पोजेस सीरियस हेल्थ रिस्क टू द एथलीट्स। एक तो यह है कि ये जो हमारा फेयर प्ले का स्पिरिट है, यानी सब लोगों के लिए इक्वली चीज़ें होना, तमाम सहूलियात भी और हर चीज़ उसको नुकसान पहुंचाती है और उसके साथ साथ इससे खिलाड़ियों की जो है वो सेहत बहुत मुतासर होती है। यानी अगर आप किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ब्लड डोपिंग है, स्टीरॉइड्स है, इनका ड्यूरेटिक्स है, इनका इस्तेमाल जो है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी हार्ट इश्यूज़ का सामना होता है। अब हम चलते हैं जी, टाइप्स कौन कौन सी हैं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स पीईडीज जो कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। स्टिमुलेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड एफ्टामाइंस एंड कोकीन विच बूस्ट अल्टरनेट अलर्टनेस एंड एनर्जी। अगर हम एफ्टामाइंस और कोकीन वगैरह का इस्तेमाल करें क्या, तो फिर क्या होता है, हमारी जो अलर्टनेस है, यानी क्विकनेस कह लें, रिएक्शन टाइम कह लें, और एनर्जी जो है ये बूस्ट अप हो जाती है। ये इसको खिलाड़ी अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड, सिंथेटिक वेरिएंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोमोटिंग मसल ग्रोथ एंड रिकवरी। हम डिफरेंट किस्म के एनाबॉलिक स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं जो कि मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए की जो है उसको बहुत बेहतर बनाते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ईपीओ, एरेथ्रोपोटीन, ये चीज़ें जो है इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स। इससे क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन उनकी। वाइल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इनहेंस मसल ग्रोथ, इससे क्या होती है, मसल ग्रोथ भी बढ़ती है। और आपको पता है कि जब किसी भी खिलाड़ी को ज़्यादा वर्कआउट करना है, जब उस खिलाड़ी ने ज़्यादा काम करना है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हमेशा वही गाड़ी रेस के अंदर जीती है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा चलती है, चल सकती है, ज़्यादा भाग सकती है, तो वही गाड़ी जो है विन करती। तो यहाँ पे भी जो हम पेप्टाइड हार्मोन्स ले रहे हैं, ये
हमारी ग्रोथ को फैक्टर करते हैं। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो इट मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, उससे मसल ग्रोथ बढ़ती है, इससे एनर्जी ज़्यादा पैदा होती है और खिलाड़ी को एज यूजल जो खिलाड़ी को एनर्जी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलती है, तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं इन स्पोर्ट्स सच एज शूटिंग एंड आर्चरी टू स्टेडी नर्वस एंड रिड्यूस एंजाइटी। तो बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कौन करते हैं? शूटिंग में करते हैं, आर्चरी के अंदर, निशानाबाजी के अंदर करते हैं कि टू स्टेडी नर्व्स, के आपकी जो नर्व्स हैं वो रेडी रहें और उसके साथ साथ आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो सके। टाइप्स ऑफ डोपिंग की बात करें तो उसमें बात आ जाती है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग ट्रांसफ्यूजन इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल टू इनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी टू मसल्स। अब ब्लड डोपिंग की कैसे जाती है? आपका अपना ही जो खिलाड़ी है उसका अपना ही ब्लड जो है उसको निकाल कर फ्रीज कर लिया जाता है और फ्रीज करने के बाद जैसे इवेंट के करीब या आने के बाद या इवेंट में शामिल होने के बाद उसी ब्लड को फिर इंजेक्ट कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी जो है मसल को वो ज़्यादा हो जाती है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स सब्सटेंस लाइक प्रीफ्लोरोकार्बन्स कैरी ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली दैट रेड ब्लड सेल्स। और भी सब्सटेंस हैं फ्लोरोकार्बन्स जिससे रेड ब्लड से भी ज़्यादा जो तेज़ी के साथ एनर्जी है वो बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। अब इन जितनी भी डोपिंग्स की मैंने आपको बताई हैं, ब्लड डोपिंग है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, फ्लोरोकार्बन्स हैं, इनको बॉडी के अंदर कैसे इंजेक्ट करते हैं? मेथड कौन कौन थे? इंजेक्शन, कंज्यूमिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस ऑरली सच एज पिल्स और लिक्विड्स, यानी किसी लिक्विड की सूरत में, किसी टैबलेट की सूरत में उनको बॉडी के अंदर इंजेक्शन की जाती है, खाया जाता है उसको। इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिंग सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और मसल्स, इनको मसल्स के अंदर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया जा सकता है बॉडी के अंदर। उसके बाद है ट्रांसडर्मल ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस थ्रू द स्किन वाइवा पिच एंड गैल्स। इंटरवेंशन इंजेक्शन सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेन्स कॉमनली यूज्ड इन ब्लड डोपिंग। जिस तरह मैंने अभी आपको ब्लड डोपिंग के अंदर बताया कि ब्लड को उसी खिलाड़ी के ही ब्लड को रख के फ्रीज कर लिया जाता है और उसको फिर ड्यूरिंग इवेंट किसी भी कंपटीशन से पहले या बाद में उसको इंजेक्ट कर लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं डोपिंग के स्पोर्ट्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में इंक्लूड इंक्रीज स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड रिकवरी। शॉर्ट टर्म तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि किसी खिलाड़ी की जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है या रिकवरी है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज कैन इंक्लूड ऑर्गन डैमेज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं खिलाड़ी को, जैसा कि कोई उसका आर्गन जो है वो अज़ा वो डैमेज हो सकता है और दिल के अमराज का सबब बन सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाए, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खिलाड़ी की हार्मोनल चेंज आ जाती हैं उसमें। और साइकोलॉजिकली कुछ इफेक्ट्स होते हैं उस खिलाड़ी के ऊपर। वो जो मेडिसिन है अगर वो सब्सटेंस जो है अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो आपके ब्रेन के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ है कि डोपिंग आल्सो टर्निशेस रेपुटेशन ऑफ एथलीट्स एंड अंडरमाइन द इंटेग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स। इससे जो खिलाड़ी की भी इंटेग्रिटी मुतासर होती है, रेपुटेशन ख़राब होती है और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी मोराल जो है वो कम हो रहा है और मेयार कम हो रहा है। अब हम जानेंगे कि इनको किसी खिलाड़ी ने अगर डोपिंग की है तो हाउ कैन वी मेजर, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके दो तरीकाकार हैं। नंबर 1 पे है यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, एनालाइज द सैंपल फॉर ट्रेसेस ऑफ बैंड सब्सटेंस और अबनॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स। अगर उसके ब्लड के जो पैरामीटर्स हैं वो अबनॉर्मल हैं या किसी खिलाड़ी ने डोपिंग की है तो उसका यूरिन टेस्ट होगा और इसका ब्लड टेस्ट होगा। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये किसका लिया जाता है, इंटरनेशनली हो या ओलंपिक्स के अंदर जो पूरी दुनिया के मुकाबले हैं वहाँ पे उन तमाम खिलाड़ियों का जो पोजीशन होल्डर होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट लिया जाता है, या फिर जिस खिलाड़ी की कारकर्दगी यानी बज़ाहिर वो ऐसा नज़र ना आ रहा हो लेकिन उसकी कारकर्दगी नज़र आ रही हो, बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क हो उसकी, कह लें कि
उसका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फिजियोलॉजिकल उसकी जो अपीयरेंस है उस खेल के अंदर, अगर वो ऐसा लगे कि वो दिखने में खिलाड़ी ऐसा नहीं है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसका क्वाइट डिफरेंस हो उसकी अपीयरेंस से, तो फिर ऐसी सूरत में जिसके ऊपर शक हो और जो पोजीशन होल्डर हैं इन सब का डोपिंग टेस्ट लिया जाता है। बायोलॉजिकल पासपोर्ट्स मॉनिटरिंग एथलीट्स बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ओवर टाइम टू टाइम डिटेक्ट नॉर्मेलिटीज़। अगर टाइम टू टाइम भी जो बॉडीज़ हैं किसी मुल्क की या किसी अदारे की, तो वो टेस्ट लेती रहती हैं ताकि खिलाड़ियों में ये चीज़ें ना हों। अब हम जी एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन वाडा, जैसे आपको पता है 1999 यानी 1999 में वाडा का क्या अमल में लाया गया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द फाइट अगेंस्ट डोपिंग ग्लोबली। पूरी दुनिया के अंदर जो डोपिंग के मामलात हैं, जो खिलाड़ी गैर ममनुआ सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, उनको मॉनिटर करना और उनको देखना उनके मैटर्स को। नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क के अंदर NADOs का क्याम अमल में लाना और फिर उनको भी मॉनिटर करना। इम्प्लीमेंटिंग एंटी डोपिंग प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल, मुल्की सतह के ऊपर जो डोपिंग का जो प्रोग्राम है या उनकी निगरानी करना है वो NODs का काम है। उसके बाद है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनका क्या काम है, इन्फोर्सिंग एंटी डोपिंग रेगुलेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। जो फेडरेशंस हैं वो अपने जेर असर जितनी जो भी उनकी गेम आती है उस फेडरेशन के अंदर, वहाँ पे इन्फोर्समेंट करेगा एंटी डोपिंग रूल्स एंड रेगुलेशन की। अगर एंड पे हम इसका क्या नतीजा क्या अखज़ करते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या है इस तमाम टॉपिक के बारे में। डोपिंग रिमेन अ परसिस्टेंस चैलेंज इन स्पोर्ट डिस्पाइट अमंग इफेक्ट्स टू द कम्बैट। तो डोपिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि तमाम जो खेल के मुंतजमीन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आज के इस दौर में भी। एजुकेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स ऑफ रेगुलेशंस एंड एडवांसमेंट इन टेस्टिंग टेक्नोलॉजी आर एसेंशियल इन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और एडवांस तरीक़ाकार जो हैं टेस्टिंग के और टेक्नोलॉजी के, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं इस के लड़ने के ख़िलाफ़, यानी इस डोपिंग का जो मामला है इसके ख़िलाफ़ अगर हमने जिहाद करना है तो हमें इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करना होगा। उसके बाद है प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स, कलेक्टिव एक्शन फॉर एथलीट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, हमने खेल की जो इंटेग्रिटी है उसको बहाल करना है, जो फेयरनेस है कि गैर जानिबदारी है उसको भी हमने कायम रखना है खेल के अंदर। तो हमारी ये सब लोगों की कलेक्टिव एफर्ट से होगा। वो कौन लोग हैं, उसमें हमारे एथलीट्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट की, किसी सूबे की, किसी मुल्क की, या ओवरऑल फेडरेशन की, या पूरी दुनिया की, जिस तरह वाडा एजेंसी है, इन सब की जिम्मेदारी है। सब लोग मिलकर इस लानत से खिलाड़ियों को बचाएं और खेल और खिलाड़ी का मोराल बुलंद करें और गैर जानबदाराना खेल की जो तशहीर करें और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें और स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं। और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।